हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड टैक्स शिफ्टिंग, करापात तथा कर विवर्तन के निर्धारक तत्व। एक पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में किसी वस्तु पर लगाए गए कर के भार का किस सीमा तक विवर्तन हो सकता है अथवा कर का भार किस हद तक क्रेता व विक्रेता पर पड़ेगा, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच। किसी वस्तु पर लगाए गए कर का भार क्रेता और विक्रेता पर कितना पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर आरोपित वस्तु की मांग की लोच और पूर्ति कैसी है। इसमें नंबर आ है मांग की लोच साधारणतः लोचदार हो सकती है अथवा बेलोचदार। वस्तु की मांग लोचदार होने का आशय यह है कि मूल्य में थोड़ी वृद्धि होने से ही मांग में एक बारगी कमी आ जाती है। इसके विपरीत वस्तु की मांग बेलोचदार होने का आशय यह है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी मांग में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। मांग की लोच का करापात पर जो प्रभाव पड़ता है वह निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट है, यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है तो कर का संपूर्ण भारत विक्रेता पर पड़ेगा। यदि वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ेगा। नंबर थर्ड है, वस्तु की मांग जितनी लोचदार होगी उतना ही अधिक कर का भार विक्रेता पर पड़ेगा। वस्तु की मांग जितनी अधिक बेरोजगार होगी उतना ही अधिक कर का भार क्रेता पर पड़ेगा। अब नंबर बा है पूर्ति की लोच। वस्तु की वह मात्रा है जो किसी वस्तु की विशेष कीमत पर विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अन्य बातों के समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार है, यदि यह गुण प्रायः नष्ट होने वाली वस्तुओं में अल्पकालीन बाजारों की वस्तुओं में होता है, क्योंकि विक्रेता वस्तु की पूर्ति में मांग के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में कर विवर्तन नहीं होगा और संपूर्ण कर भार विक्रेता पर पड़ेगा। यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार है, यह गुण नष्ट न होने वाली वस्तुओं में होता है, क्योंकि विक्रेता मांग के अनुसार पूर्ति में समायोजन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कर आरोपण के फलस्वरूप विक्रय की मात्रा कम हो जाएगी और कीमत में ठीक उतनी ही वृद्धि होगी जितनी की कर लगाया था। अतः कर का संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ेगा। नंबर थर्ड है, इन दोनों परिस्थितियों के बीच कर आरोपित वस्तु की पूर्ति जितनी ही अधिक लोचदार होगी उतना ही अधिक भार क्रेता पर पड़ेगा। इसके विपरीत वस्तु की पूर्ति जितनी ही अधिक बेरोजगार होगी उतना ही अधिक कर का भार विक्रेता पर पड़ेगा। मांग और पूर्ति की लोच के अनुसार कर का भार क्रेता और विक्रेता पर कितना पड़ेगा, यह चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। ये चित्र 1 देखना है। इस चित्र में डी वस्तु का मांग डी यानी कि जेडी और जेडी, यहाँ BD है। तो चित्र में डी वस्तु का मांग वक्र और SS पूर्ति वक्र है और PM प्रति इकाई वस्तु की कीमत है तथा OM वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा है। जब वस्तु पर कर लगाया जाता है तो उसकी वसूली क्रेता से की जाती है। इसलिए कर लगने के बाद S1 है और डॉट वाली लाइन है, नया पूर्ति वक्र है। P1M1 नई कीमत है, U1M1। OM1 वस्तु बेची जाने वाली मात्रा है और P1T प्रति इकाई कर है, P1T। स्पष्ट है कि कर लगने के बाद P1Q की कीमत में वृद्धि हो जाती है। चूँकि P1T पर कर लगाया गया है, इसका विभाजन क्रेता और विक्रेताओं के बीच हो जाएगा। P1Q कर का भार सहन करेगा, क्योंकि वह पहले से वस्तु के लिए PM अथवा QM1 कीमत दे रहा है। दे रहा है और विक्रेता QT का भार सहन करेगा। इधर रखा है OM1 OM और X, फिर ये S1 और S1 की डॉट लाइन, इधर का P1 M PM TM Q P, इस तरीके से दे रखा है। अब सुनिए, कर भार के उपयुक्त सामान्य सिद्धांत से निम्नलिखित निष्कर्ष
निकाले जा सकते हैं। यदि मांग पूर्णतः लोचदार है और पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का संपूर्ण भार विक्रेताओं पर पड़ेगा। यदि पूर्ति पूर्णतः लोचदार है और मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का संपूर्ण भार क्रेताओं पर पड़ेगा। और यदि वस्तु की पूर्ति की लोच और वस्तु की मांग की लोच एक दूसरे के बराबर है तो कर का भार क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच समान रूप से विभाजित होता है। यदि पूर्ति की लोच मांग की लोच से अधिक है तो कर का भार क्रेताओं पर विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक अनुपात में पड़ेगा। यदि वस्तु की पूर्ति मांग की लोच से कम है तो कर का भार क्रेताओं के मुकाबले विक्रेताओं पर अधिक अनुपात में पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ कर भार का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। नंबर सेकंड आता है उत्पत्ति मतलब इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ रिटर्न्स। उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव। करापात एवं कर विवर्तन कर पर उत्पत्ति के नियमों का भी प्रभाव पड़ता है। उत्पत्ति के 3 नियम हैं। नंबर फर्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, क्रमागत उत्पत्ति समता नियम। जब किसी वस्तु का उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है तो कर आरोपण के कारण कीमत में जो अभिवृद्धि हो जाती है वह ठीक कर की राशि के बराबर होती है और उपभोक्ता पर संपूर्ण कर भार पड़ता है, क्योंकि कीमत के बढ़ जाने से मांग के कम होने या पूर्ति कम होने पर भी उत्पादन व्यय में परिवर्तन नहीं होता है। इसी तथ्य को रेखाचित्र 2 द्वारा इस पर दर्शाया गया है। इस चित्र में डी मांग वक्र रेखा है जो डी है और एस पूर्ति वक्र व लागत वक्र है एस है। कर लगने से पूर्व मूल्य PM है और कर लगने के बाद पूर्ति लागत वक्र S1 है और नया मूल्य P1 M1 है। चित्र में PM कर आरोपण से पहले का और P1 M1 बाद का मूल्य है। कुल मूल्य में वृद्धि P1 के बराबर हुई है जो ठीक कर राशि के बराबर है, अर्थात कर का संपूर्ण भार क्रेताओं पर पड़ रहा है। अतः क्रमागत उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत कर का संपूर्ण भार उपभोक्ता पर पड़ रहा है। अब नंबर सेकंड आता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। यदि किसी वस्तु का उत्पादन ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो कर आरोपण के कारण कीमत में जो वृद्धि हो जाती है तो वह कर राशि से कम होती है और इस तरह का कुल भार क्रेताओं पर नहीं पड़ेगा। इसी तथ्य को चित्र 3 द्वारा दर्शाया गया है। ये चित्र 3 है, इस चित्र को देखिए। चित्र में डी यहाँ पे VD ऐसा रह गया, डी आएगा। डी मांग वक्र तथा SS पूर्ति वक्र है। लागत में वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र SS ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है। कर लगने से पूर्व वस्तु की कीमत PM निर्धारित होती है। अब इस दशा में KP1 के बराबर कर लगा दिया जाता है, अर्थात पूर्ति वक्र SS अपरिवर्तित होकर S1 हो जाता है। इस नई स्थिति में वस्तु की कीमत P1 M1 निर्धारित होती है तथा कीमत में होने वाली वृद्धि TP1 के बराबर है, जबकि कर की मात्रा KP1 है, अर्थात कीमत में वृद्धि की दर मात्रा से कम हुई है। आगे देखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम। यदि वस्तु का उत्पादन इस नियम के अंतर्गत होता है तो कर आरोपण के कारण कीमत में जो वृद्धि हो जाती है वह कर की राशि से अधिक होती है। इस तरह कर का कुल राशि के अधिक भार क्रेताओं पर पड़ेगा। नंबर थर्ड आता है मार्केट कंडीशंस, बाजार दशाएं। करापात इस बात से भी प्रभावित होता है कि बाजार की दशाएं क्या हैं, अर्थात जिस वस्तु पर कर लगाया जा रहा है उसका उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में हो रहा है या एक अधिकार की। इन दोनों दशाओं में हम करापात की स्थिति का विवेचन करेंगे। नंबर ए है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा फर्म को कीमत उद्योग से प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में एक उत्पादक वस्तु की कीमत को
प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उत्पादक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अल्पकाल में कर का भार खरीदारों पर टाल सके। अल्पकाल में तो उसे कर का भार स्वयं ही उठाना पड़ता है, परंतु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। यदि वस्तु के कर का भार वह स्वयं उठाएगा तो उसे हानि होने लगेगी। कुछ सीमांत फर्में उत्पादन करना बंद कर देंगी। इसके फलस्वरूप पूर्ति कम हो जाएगी तथा कीमत में इतनी वृद्धि हो जाएगी जितनी कि कर लगाया गया है। इस प्रकार दीर्घकाल में कर भार क्रेताओं पर टाल दिया जाएगा। नंबर बी है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। एकाधिकार का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है और वह इस प्रकार कर विवर्तन करता है जिससे उसके एकाधिकार का कुल लाभ कम न हो। एकाधिकारी द्वारा कर का क्रेताओं पर विवर्तन करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। एकाधिकारी पर कर निम्न प्रकार लगाया जाता है। नंबर फर्स्ट है ए लंप सम टैक्स और ए टैक्स ऑन मोनोपोली प्रॉफिट। एक मुश्त कर या एकाधिकारी लाभ पर कर। यदि एकाधिकारी उत्पादक पर एक मुश्त कर लगा दिया जाए अर्थात बिना किसी निश्चित आधार के एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाए तो इस प्रकार के भार को वह उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि एक अधिकारी ने करारोपण से पहले ही अपनी वस्तु का मूल्य या वस्तु की उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित की होगी कि उसे अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो सके। इस स्थिति में यदि वह करारोपण के उपरांत एकाधिकारी मूल्य में वृद्धि करता है अथवा उत्पादन में कमी करता है तब इसका कुल एकाधिकारी लाभ कम हो जाएगा और वह घाटे में रहेगा। नंबर सेकंड है टैक्स अकॉर्डिंग टू पर यूनिट प्रोडक्शन और सेल यानी कि उत्पादन या विक्रय की प्रति इकाई पर कर। जब कि कभी एक अधिकारी पर उसकी संपत्ति की मात्रा के अनुरूप में कर लगाया जाता है उस समय वह कर का विवर्तन करने में सफल हो जाता है। इसका कारण यह है कि उत्पत्ति पर लगाया गया कर एक उत्पादन की सीमांत लागत को बढ़ा देता है जिससे वस्तु की लागत व मूल्य दोनों बढ़ जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।